नमस्कार प्रणाम साथियों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का गद्यखंड का 7वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। तो हम लोग टोटल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में इसके अंदर से सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला नंबर सवाल है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। 10 अक्टूबर 1912 को, या 20 सितंबर 1913 को, या 25 नवंबर 1914 को, या 10 अक्टूबर 1911 को, बताइए। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 10 अक्टूबर 1912 को। ठीक है, 10 अक्टूबर 1912 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, बताइए। बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचारों से, या इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध दर्शन से। आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बौद्ध दर्शन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर सवाल है, जारशाही डॉट डॉट में थी, बताइए। जारशाही कहाँ थी। सोवियत रूस में, या फ्रांस में, नेपाल में, चीन में, बताइए। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा आपका। तो सोवियत रूस में थी। जारशाही कहाँ थी, सोवियत रूस में। सोवियत रूस आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चौथा नंबर सवाल है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है, बताइए। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है नगण्य, निर्णायक, या नकारात्मक, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा निर्णायक। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा निर्णायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पांचवा नंबर सवाल है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, बताइए। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में देखिए फटाफट बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन में प्रेमचंद और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, सी में है निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन डी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या होगा बताइए। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा निराला की साहित्य साधना। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा निराला की साहित्य साधना। चलिए छठा नंबर सवाल को देखते हैं। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, बताइए। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, विच्छिन्न या अविच्छिन्न, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन सी में दिख रहा होगा 2 ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, बताइए। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, या इनमें से सभी, बताइए क्या होगा। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 8वां नंबर सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, बताइए। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। तो रामविलास शर्मा की, या रामधारी सिंह दिनकर की, अशोक वाजपेयी, या तेंद्र बिश्र, बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए। तो रामविलास शर्मा की। आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा रामविलास शर्मा। दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है, बताइए। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है। कहानी है, निबंध है, संस्मरण है, या लघु कथा है, बताइए। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है दोस्तों यह निबंध है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा निबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, वायरन किस भाषा के कवि था, बताइए। वायरन किस भाषा के कवि था। तो अंग्रेजी भाषा का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का कवि था। दोस्तों 11 नंबर सवाल है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है, बताइए। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। आपके ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा। ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन सी में 7, बताइए। तार सप्तक, सप्तक देखिए इसमें, इससे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। तार सप्तक, सप्तक यानी 7। तो तार सप्तक में क्या जुड़ा है, सप्तक, सप्तक यानी 7। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 7। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 12 नंबर सवाल है, एथेंस किस महादेश में है, बताइए। एथेंस किस महादेश में है। यूरोप में है, एशिया में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में, बताइए कहाँ है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यूरोप में। एथेंस कहाँ है, यूरोप में। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, बताइए। साहित्य जो होता है सापेक्ष रूप में होता है, बताइए। प्राधीन होता है, स्वाधीन होता है, कि कलाधीन होता है, कि राज्याधीन होता है। तो ये स्वाधीन होता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा स्वाधीन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों 14 नंबर सवाल है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता, बताइए। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं था? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, द्वंद्व युद्ध। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वर्ग युद्ध नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, बताइए। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन, जड़, परतंत्र, स्वाधीन। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वाधीन होता है, स्वयं का अधीन होता है। साहित्य क्या होता है? सापेक्ष रूप में स्वयं का अधीन होता है, यानी स्वाधीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 16 नंबर सवाल है, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ बताइए। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या है? अटूट। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अटूट। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अटूट होता है। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ होता है अटूट। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 17 नंबर सवाल है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था, बताइए। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? संस्कृत में, हिंदी में, इतिहास में या अंग्रेजी में? तो अंग्रेजी में। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंग्रेजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 18 नंबर सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है, बताइए। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? यतीन्द्र मिश्र, रविंद्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा या गुणाकर मूल्य? तो रामविलास शर्मा जी हैं, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रामविलास शर्मा। दोस्तों 19 नंबर सवाल है, रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किया, बताइए। रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किया? तो 1932 ईस्वी में या 1934 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में? बताइए कब पास किया उन्होंने बीए? तो 1932 ईस्वी में। इसलिए आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1932 ईस्वी। 20 नंबर सवाल है, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया, बताइए। रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? दिल्ली विश्वविद्यालय से या लखनऊ विश्वविद्यालय से या प्रयाग विश्वविद्यालय से या पटना विश्वविद्यालय से? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए पास किया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल को देखते हैं साथियों। 21 नंबर सवाल है, अमरकांत ने बीए कब पास किया? और अमरकांत कहाँ से आ गया? चलिए कोई बात नहीं। तो अमरकांत ने 1947 में बीए पास किया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1947 ईस्वी में। अमरकांत का गलती से इसमें आ गया, अमरकांत नहीं होना चाहिए था। अमरकांत तो बहादुर का है। ठीक है, बहादुर चैप्टर की ये राइटर है, इनमें कैसे आ गया? गलती से एक आ गया था, कोई बात नहीं। 22 में भी अमरकांत, चलिए कोई बात नहीं। अमरकांत की रचना बताइए। बड़े भाई, नौकर की कमीज, की कुहासा, की सूर्य? तो अमरकांत की रचना है कुहासा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कुहासा। एक दो प्रश्न मिल गया है, कोई बात नहीं। चलिए 23 नंबर भी अमरकांत का है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की, बताइए। अमर सेनानी की, सैनिक की, पांचजन्य की, शंखनाद? तो सैनिक में। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सैनिक में। दोस्तों चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। निर्मला कौन थी, बताइए। तो कहानीकार की नौकरानी या कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी की, कहानीकार की मौसी? कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी थी। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी। दोस्तों 25 नंबर सवाल है, मित्र मिलन के रचनाकार है, बताइए। गुणाकर मूल्य, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र या अमरकांत जी? तो अमरकांत जी। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन को सेट करने में 5-7 क्वेश्चन जो है ना बहादुर चैप्टर से इसमें मिल गया है, तो इसलिए आप लोग से मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ये भूल हो गया, इसलिए आप सभी से सॉरी मैं बोलना चाहूँगा। सॉरी, ये सब क्वेश्चन सेट करने में आपसे गलत हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए देख लेते हैं, इसको भी साथ में याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 26 नंबर सवाल है, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा, बताइए। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो कहानीकार के रिश्तेदार ने। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं वहाँ से, वीडियो वाली लिस्ट में से। चलिए 27 नंबर सवाल है, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आया था, बताइए। कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आया था? तो कहानीकार के सालिस साहब ने, यानी कथाकार के सालिस साहब ने। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कथाकार के सालिस साहब ने। दोस्तों 28 नंबर सवाल है, बहादुर के
बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? बहादुर अपने घर से, यानी बहादुर क्या था, नेपाली था, जब नेपाल से चला था तो कितने रुपए लेकर चला था? तो 2 रुपये। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 रुपये। चलिए दोस्तों 29 नंबर सवाल है, बहादुर स्वभावतः कैसा था? तो बहादुर स्वभाव का हंसमुख एवं मेहनती था। बहादुर जो था हंसमुख एवं मेहनती था, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर सवाल है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो आंचल। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आंचल। चलिए 31 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए में हरिश्चंद्र की, या गुणाकर मूल्य की, नलिन विलोचन शर्मा की, या डॉक्टर रामविलास शर्मा की? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए अब यहाँ से प्रश्न जो है अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहीं से है प्रश्न। थोड़ा सा बीच में बहादुर शीर्षक का इसमें जो था कहानी चलाया था, इसलिए कोई बात नहीं। चलिए 32 नंबर सवाल है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? बताइए, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? तो प्रतिभाशाली मनुष्य की, भाग्यवादी मनुष्य की, कि परिश्रमी मनुष्यों की, या पूंजीपति मनुष्य की? तो प्रतिभाशाली मनुष्यों की, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रतिभाशाली मनुष्यों की। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर सवाल है, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? बताइए, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? पाश्चात्य संस्कृति, अर्वाचीन संस्कृति, या प्राचीन संस्कृति, या नगरीय संस्कृति? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्राचीन संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर सवाल है, आदिम का अर्थ बताइए। आदिम का अर्थ क्या होता है? आदमी, अति प्राचीन, या अर्वाचीन, या वनमानुष? तो आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन। अति प्राचीन, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अति प्राचीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर सवाल है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है बताइए। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, या परिवारवाद? तो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, समाजवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है दोस्तों, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? बताइए, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? बताइए, 1999 महाराष्ट्र में, या 2000 दिल्ली में, या 2001 मालदा में, या 2002 कानपुर में? बताइए। तो 2000 में दिल्ली में हुआ था रामविलास शर्मा जी की मृत्यु। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सन 2000 दिल्ली में। दोस्तों 37 नंबर सवाल है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? कौन ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित कर दिया? पहला ऑप्शन में भारत, ऑप्शन बी में अमेरिका, ऑप्शन सी में दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी में एथेंस। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एथेंस। एथेंस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 38 नंबर सवाल है, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपस संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? बताइए, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? देखिए सर, आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन में 1915 की क्रांति, ऑप्शन बी में 1916 की क्रांति, ऑप्शन सी में 1917 की क्रांति, ऑप्शन डी में 1918 की क्रांति। बताइए क्या होगा? तो 1917 की क्रांति, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का 39 नंबर सवाल है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए 4 ऑप्शन में से क्या होगा? ऑप्शन ए में जो रूढ़िवादी है, ऑप्शन बी है जो लकीर के फकीर है, ऑप्शन सी है जो साहित्यकार बनना चाहते हैं, ऑप्शन डी है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं। देखिए, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं? बताइए। ऑप्शन ए में है जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। बताइए। ऑप्शन बी में जो पूंजीपतियों के हितों को प्रतिबिंबित करता है, ऑप्शन सी में जो श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है, ऑप्शन डी है जो जातिवाद का पोषक है। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा,
जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिए, और इसी तरह डेली रोजाना पढ़ना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़े। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।